Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in today's video we are going to talk about essay writing. बहुत ही important skill है और अगर मैं आपके पेपर पर्सपेक्टिव से भी बात करूं तो ये वो वाहिद क्वेश्चन है जिसके 12 मार्क्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स जो है वो इससे कम है। और एक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें 28 मार्क्स हैं, लेकिन वो समरी और क्वेश्चंस को मिला के 28 है। तो अगर मैं किसी एक कंपोनेंट की बात करूं तो उसमें ये वाहिद क्वेश्चन है जिसके 12 मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो उसके लिए इतनी ही ज्यादा हमें जो है वो तैयारी करनी है और इतना ज्यादा हमें उसके फेडरल बोर्ड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको मद्देनजर रख के ऐसे को लिखना है ताकि हम इसमें फुल मार्क्स ले सकें। वीडियो थोड़ी सी डिटेल होगी, ज़रा मेरी कोशिश ये है कि इस पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और मैं चाहता था कि इस पे आपसे एक डिटेल्ड डिस्कशन हो। और ये डॉक्यूमेंट मैंने कोई 3-4 दफ़ा बनाए, एक दफ़ा बनाया फिर मैंने कहा नहीं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ, फिर ऐड की। अभी भी मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपसे जो है मुझे डिस्कस करनी है इसके बाद भी। सो ऐसे राइटिंग में बेसिकली मैं 2 वीडियोज़ बनाऊँगा। एक वीडियो आज आपके सामने है और एक और वीडियो होगी जिसमें आप एक ऐसे या 2 एसेज प्रिपेयर करेंगे और आपके तकरीबन तकरीबन इसमें 50 टॉपिक्स जो हैं उसमें कवर हो जाएंगे। वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जल्दी आपके साथ में शेयर करूं। तो डिस्कशन करते हैं और जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी स्टार्ट में डिस्कशन है, उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्टूडेंट्स कहेंगे हमारे काम की नहीं, हम स्किप करके आगे देखते हैं तो शायद हमारे काम की चीज़ें आगे होंगी। स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं और ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, थोड़ा सा टाइम इस क्वेश्चन पे स्पेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मास्टर कर पाएंगे। एक चीज मैं आपको बता के बल्कि आपसे पूछ के उसके बाद में आज की वीडियो को प्रॉपर तरीके से मैं स्टार्ट करूंगा कि ये वो वाहिद क्वेश्चन है जिसकी हम सब डिजायर करते हैं कि हम लोग एकेडमिक राइटिंग में बहुत अच्छे हो जाएं, हमारा ऐसे जो है वो ऐसा हो कि हमारे ऐसे में मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से ये वो वाहिद क्वेश्चन है जिसकी सबसे कम प्रैक्टिस की जाती है। शायद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की आप अच्छी खासी टेंशन लेते हैं, समरी राइटिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत कम बच्चे हैं जो ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप किसी क्वेश्चन को समझोगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके पेपर में लिखते वक्त आसमान से फरिश्ते नाजिल हों और वो आपके जो है वो आपका हाथ पकड़ के ऐसे लिखें? ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आपको सुनना है और ये सारा ज्ञान आप सुनेंगे, ये सारी की सारी स्किल्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारी की सारी स्किल्स को आप सुनेंगे, अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन मैं कह सकता हूँ कि आप कैसे में इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलें अब बढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। Essay writing is one of the most fundamental and essential skills in academic life and beyond. While it may appear straightforward on the surface, effective essay writing is both an art and a science that requires mastery of numerous interconnected elements. तो यहाँ पे ये चीज मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो essay writing है वो आर्ट भी है और वो साइंस भी है। हम कहते हैं ना कि फलां चीज में क्या रॉकेट साइंस है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगी कि इसमें रॉकेट साइंस क्या है, वो कौन से टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन से टेक्निकल एलिमेंट्स हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं और हमारे मार्क्स यहाँ पे कम हो जाते हैं। आर्ट भी है, खूबसूरती भी है। एक 3-4 ऐसे आपके सामने, तो खूबसूरत ऐसे कौन सा है, अच्छा ऐसे कौन सा है, इफेक्टिव ऐसे कौन सा है, और साइंस भी है, यानी कि इसमें टेक्निकल डिटेल्स भी हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स हैं जो एक ऐसे को जो है फ्रूटफुल बनाते हैं, एक ऐसे को ऐसा बनाते हैं कि जब एग्जामिनर उसको चेक करे तो एग्जामिनर कहे कि दिस इज द एसे एंड दिस इज व्हाट आई वांट, और उसके में जो है वो उसको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड विल इक्विप यू विद द नॉलेज, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज नेसेसरी टू क्राफ्ट compelling, well-structured and academically sound essays that engage readers and communicate your ideas with clarity and precision. ठीक है, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको इस तरीके से देखेंगे, इंशाल्लाह आपको सारी के सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ऐसे बेसिकली होता क्या है? एन ऐसे इज अ स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग। अब इसके जो, अगर मैं इसके लिटरल मीनिंग पे जाऊं, या जो हम जैसे मैंने आपको यहाँ पे सामने डिफाइन किया, स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग नहीं है, स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस भी मौजूद है और इसमें आर्ट भी मौजूद है। दैट इज वाई दिस इज स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग। इट प्रेजेंट्स अ कोहेरेंट आर्गुमेंट, एनालिसिस और पर्सपेक्टिव ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। किसी एक टॉपिक के ऊपर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है या नैरेटिव है, डिपेंड करता है उसकी क्या टाइप है, उस पर हमारा एनालिसिस होगा, उस पर हमारा पर्सपेक्टिव होगा किसी एक टॉपिक पे। अच्छा, आपको आपको थोड़ा सा ईज करने के लिए मैं ये बता दूं कि द वर्ड ऐसे कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ब एसेयर, मे बी फ्रेंच में इसको किसी डिफरेंट वे में प्रोनाउंस करते हो, मीनिंग टू ट्राई, टू अटेम्प्ट। एक वो टर्म, एक वो स्किल जिसका लिटरल मीनिंग ही टू ट्राई है या टू अटेम्प्ट है, और अगर हम उसको विदाउट अटेम्प्ट किए
या विदाउट उसकी प्रैक्टिसेस किए हम पेपर में जाके बैठते हैं, तो हम क्यों, ये आपसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स आ जाएं। तो ये वीडियो देखने के बाद, इन टेक्निक्स को समझने के बाद, अगर आपने 8 से 10 एसेज की प्रैक्टिसेस की, तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पेपर में जाएंगे और अच्छे से ऐसे करके आएंगे। उसके अलावा मेरी आपको कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप इस चीज को मास्टर नहीं कर सकते। इंडीड एन essay इज एन अटेम्प्ट to explore ideas, develop arguments and communication communicate understanding in an organized manner। ये बार बार ये चीज आ रही है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, ठीक है, और रॉकेट साइंस। तो इसका मतलब है कि ऐसे राइटिंग जितना हम एक सुपरफिशियल लेवल पे लेते हैं ना कि बस ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, लिख लेंगे, हमारा राइटिंग स्टाइल अच्छा है, लिख लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो 3-4 नंबर आपके वहां से कटते हैं और आपके नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम टाइप्स ऑफ एसे पे लाजमी देखेंगे, क्योंकि फेडरल बोर्ड में जो एसे आ रहा है वो किस टाइप के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक्सपोजिटरी एसेज हो सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं, नैरेटिव हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, एनालिटिकल हो सकते हैं। हमारे जो फेडरल बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक हमारे पेपर में या तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे आता है या आर्गुमेंटेटिव आता है। आर्गुमेंटेटिव से मुराद है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, जिसमें आपने अपनी राइटिंग से राइटर को कायल करना है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या, आपके पास क्या होंगे, दलाइल होंगे। उन दलाइल को पढ़ के राइटर कहेगा, एग्जामिनर कहेगा, हाँ सॉरी एग्जामिनर कहेगा हाँ दिस इज वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे, तो उसको फुल 12 में से 12 मार्क्स देगा। अगर आपने उसको परसुएट किया, उसको आमादा किया कि हाँ ये मेरे दलाइल हैं, ये मेरे आर्गुमेंट्स हैं, इनकी बेसिस पे मुझे पूरे नंबर दिए जाएं, ठीक है, वो इतना अच्छा आपका वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में यू आर सपोज टू राइट डिस्क्रिप्शंस। आपने किसी चीज को, लेट्स सपोज छोटी सी एग्जांपल है, आपने ग्लास है उसको डिस्क्राइब करना है। अब ग्लास की फिजिकल लुक कैसे है, दिखने में कैसा है, कलर कैसा है, उसका कितना वॉल्यूम है, कितना उसमें पानी आ सकता है, ये सारी की सारी उसकी डिस्क्रिप्शन है। और जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, उसके लिए आप एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे है जिसमें आपने कोई इमेजरी क्रिएट करनी है, किसी पिक्चर को आपने पेंट करना है विद वर्ड्स, तो अब एक मुसव्विर जब किसी तस्वीर को बनाता है तो उसको खूबसूरत रंग देने के लिए वो डिफरेंट वेज में उस रंग को जो है वो यूज करता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिखाता है। तो ये बड़ा एक टेक्निकल काम है जो हम मिस कर जाते हैं। हम कहते हैं जैसे आम राइटिंग होती है, जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो, हम बस वैसे लिखेंगे तो हमारे नंबर आ जाएंगे, लिख लेंगे आप, लेकिन वो फुल मार्क्स वाला जो है वो चक्कर कहीं ना कहीं आपसे मिस हो जाएगा। तो सिर्फ आपको बताने का मकसद यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसेज में ये था कि आपके पेपर में आर्गुमेंटेटिव ऐसे आते हैं या डिस्क्रिप्टिव ऐसे आते हैं। ठीक है, ये तो इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब जरा हम फेडरल बोर्ड की जो इंस्ट्रक्शंस उसको पढ़ेंगे और उसको हम डिकोड करेंगे। ये मुझे सबसे अच्छा जो है पोर्शन लगता है कि फेडरल बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस में, बार बार पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि बच्चों को लगता है कि फेडरल बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस शायद टीचर्स के लिए नहीं, एक अच्छा स्टूडेंट जो 95 या 95 से ज्यादा स्कोर करना चाहता है, ये इंस्ट्रक्शंस उसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें 95 नहीं चाहिए, हम थोड़े कम में भी गुजारा कर लेंगे, तो ठीक है, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट अ मल्टी पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव स्लैश आर्गुमेंटेटिव essay of approximately 250 to 300 words using correct language mechanics by expanding the given outline for any one of the two given topics. The essay should be coherent and cohesive and demonstrate accuracy of grammar, syntax and vocabulary. दिखने में तो सर बस हाँ ठीक है, समझ आ गई मोटी मोटी बात कि हमने ऐसे लिखना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको डिकोड करेंगे। अच्छा, इस जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी, इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला कि यूज करेक्ट लैंग्वेज मैकेनिक्स। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज करने, कहाँ यूज नहीं करने, सेंटेंस स्टार्ट है तो कैपिटल लेटर, जो कैपिटलाइजेशन के जो रूल्स हैं, ठीक है, प्रॉपर आपकी पंक्चुएशन होनी चाहिए, आपके कॉमर्स प्रॉपरली प्लेस्ड होने चाहिए, फुल स्टॉप जहां लगता है वहां लगाएं, जहां कॉलन आ रहा है, जहां सेमी कॉलन आ रहा है, करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, और आपकी जो पैराग्राफिंग है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें लैंग्वेज मैकेनिक्स में आती हैं। बच्चों, जब भी लैंग्वेज की बात होती है ना, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है। जब मैं बच्चों के पेपर चेक करता हूँ और इंटरनल पेपर्स में बहुत ज्यादा उनके मार्क्स कट रहे होते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर आप एक एक गलती, एक एक लफ्ज क्यों चेक करते हैं, आप बोर्ड में ऐसे थोड़ी पेपर चेक होते हैं, आप बस टिक मारे और आगे चले। मैंने कहा ऐसे नहीं होता। व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज, लिटरेचर, ठीक है, मतलब लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों को हम जब एकेडमिकली लिखते हैं ना, आपका जब मैं पेपर चेक करूंगा तो पेपर में तो मुझे फुल स्टॉप को भी देखना है,
ठीक है, बहुत सारी चीजें इग्नोर होती हैं फेडरल बोर्ड में, लेकिन आप वो गलतियां कंसीडर होंगी। अगर मैंने 3-4 जगह इसको हाईलाइट कर दिया कि यहाँ स्पेलिंग गलत है, यहाँ ये गलत है, यहाँ ये गलत, तो नंबर तो ऑटोमेटिकली कटेंगे। तो हमें फेडरल बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दी है, ये फैसल इकबाल की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपका लैंग्वेज मैकेनिक्स जो है वो ठीक होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट होना चाहिए। वो लिख देता है इनकरेक्ट, तो फिर हम मजे करते हैं। यूज एंड इलेबोरेट आउटलाइन पॉइंट्स। अब जो आपको एसेस दिए जाएंगे, जो टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसकी आउटलाइन दी जाएगी। तो बेसिकली आउटलाइन तो आपकी हेल्प के लिए होती है, तो आपने उन पॉइंट्स को इलेबोरेट करने हैं। अब जाहिर है उनके अलावा भी आप बहुत कुछ लिखेंगे, लेकिन उन पॉइंट्स को आपने अपने एसे में इनकॉर्पोरेट लाजमी करने हैं, ठीक है। जब बोर्ड कह रहे करने तो करने, ठीक है। अच्छा जी, उसी को आपने एक्सपेंड करना बेसिकली। अच्छा, थर्ड क्या है, each outline point should form one paragraph or a clear part of a paragraph। या तो आप एक पैराग्राफ के अंदर उसको एलैबोरेट करेंगे, या किसी भी पैराग्राफ का वो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, बड़ा क्लियर पार्ट होना चाहिए। मतलब कि जो आउटलाइन फेडरल बोर्ड ने आपको दी है किसी क्वेश्चन की, किसी टॉपिक की, सॉरी ऐसे टॉपिक की, वो आपने अपने ऐसे राइटिंग में लाजमी इनकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है। उसके बाद मेंटेन कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है, आइडियाज मेक सेंस, वो आइडियाज जो सेंस बनाते हैं, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ आइडियाज, स्मूथ फ्लो ऑफ थॉट्स, ठीक है। एक तरफ आपने एक बात की, दूसरी तरफ आप जो है वो टोटली उसके ऑपोजिट बात करें उसके फौरन बाद, तो वो एक सडन जो उसमें चेंज आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, इंटरलिंक्ड होने चाहिए, ठीक है। जैसे कोहेजन भी यही चीज है, आइडियाज आर कनेक्टेड, और उनको कनेक्ट करने के लिए, उनके कोहेरेंस और कोहेजन के लिए हम यूज करते हैं उसके ट्रांजिशनल डिवाइसेस। आई होप कि आपको इसका बहुत अच्छे से यूज पता होगा, ट्रांजिशनल डिवाइसेस हम लोग कैसे यूज करते हैं। आपके एसे में अगर ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज नहीं है तो आपका एसे शायद ठीक है, लेकिन बचगाना ऐसे है। ग्रेड 4 के, ग्रेड 5 के बच्चे को आप किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए कहेंगे तो लिख तो वो भी लेगा, लेकिन आपकी राइटिंग में, आपके स्ट्रक्चर में और ग्रेड 4-5 क्लास के बच्चे के स्ट्रक्चर में फर्क होना चाहिए। ये आता है बाय यूजिंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जिससे आपकी जो टेक्स्ट है उसमें एक फ्लुएंसी आती है, उसमें एक कोहेरेंस आता है, उसमें कोहेजन आती है, कनेक्शन आता है बिटवीन डिफरेंट आइडियाज, ठीक है। शो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ऑब्वियसली ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर सूरत ठीक होनी चाहिए क्योंकि लैंग्वेज मैकेनिक्स की बात हो रही है। मेंटेन करेक्ट सिंटैक्स, प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, कोई ब्रोकन या इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। और आप जो है वो स्लैंग भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कोई स्लैंग जो है वो गाइज या इस तरह का वर्ड जो है आप यूज नहीं कर सकते अपने ऐसे में, क्योंकि एक प्रोफेशनल राइटिंग होती है। यूज अप्रोप्रिएट वोकेबलरी, जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे जाके। जो आपके जो वर्ड्स हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए, और अननेसेसरी जो रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स है वो अपना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें लगता है कि ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखना कि बहुत बड़ी कोई एक पहाड़ खोदने के बराबर है। हमें बहुत जो है वो फ्लॉवरी किस्म की वोकेबलरी चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की डिक्शन होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होंगे तो शायद हमारे नंबर ज्यादा आएंगे। आपको जो भी एंड पे मैं ऐसे दिखाऊंगा, उस ऐसे में शायद कोई एक वर्ड भी ऐसा ना हो जिसको आपने कभी सुना ना हो। बहुत आसान वर्डिंग में लिखी है, लेकिन लिखे बड़े खूबसूरत अंदाज से है, ठीक है। तो डिफिकल्ट वर्ड्स जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, यूज करें, आपके पास वोकेबलरी है, अच्छी वोकेबलरी यूज करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जितने मुश्किल वर्ड्स यूज करेंगे तो उतना अच्छा आप कैसे होगा, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये होगी डी कोडिंग। ये फेडरल बोर्ड की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसी को हमने डी कोड किया, कि फेडरल बोर्ड हमें कह रहा है कि ये चीजें आपके ऐसे में होनी चाहिए, अगर ये ऐसे में चीजें हैं तो आपको 12 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जो है वो इसको आराम से देखेंगे। अब आती है वो चीज जिसकी आपको बेताबी से इंतजार था कि सर ऐसे लिखना कैसे है, इंस्ट्रक्शन से आगे बढ़े, वो तो टीचर्स के लिए चीजें थी, ठीक है। मैं ज्यादा टोन तो नहीं कर रहा, नहीं, बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं। मुझे कुछ दिन पहले एक बच्ची ने अपना एक ऐसे चेक करवाया और उसने कोई 50 से ज्यादा कोटेशंस लिखी हुई थी। तो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, ठीक है। ये तो मैं थोड़ा सा टीचर्स के अंदाज में बोल रहा था। अच्छा जी, हाउ टू राइट एसेज। अ वेल स्ट्रक्चर्ड एवरेज एसे स्कोर्स हायर देन अ ब्रिलियंट बट डिसऑर्गेनाइज्ड वन। अब इससे ज्यादा बात मैं आपको क्या कह सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं क्रक्स कहूँ इस पूरी की पूरी डिस्कशन को जो हम आज करने जा रहे हैं, कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड एवरेज ऐसे बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड्स यूज नहीं किए गए, बहुत कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी नहीं है, सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन उसको अरेंज बड़ी खूबसूरती से किया गया है, ठीक है। तो वो ज्यादा स्कोर करेगा उससे जिसमें बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी है, बड़े सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक्स एक्सपेलिडोशियस इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तो जो है उसको नंबर कम मिलेंगे कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये आज का क्रक्स है, आज की जो हमारी डिस्कशन है उसका हासिल है। अब 9 स्टेप्स, या नॉट स्टेप्स, बेसिकली 9 पॉइंट्स जो हैं वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। 9 टिप्स हैं, 9 ट्रिक्स हैं
इन 9 ट्रिक्स को सुनना है, इसकी प्रैक्टिसेस करनी है, हर सूरत प्रैक्टिसेस करनी है, और उसके बाद जब आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एसेस लिखेंगे तो आप फिर मुझसे, मैं दावा करता हूँ कि इंशाल्लाह आपका ऐसे पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ना सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए, आप ऐसे भी इंशाल्लाह CSS करेंगे, उसके बाद आपने कहाँ कहाँ जाना होगा, क्या क्या आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे तो वहां पे भी आपको फायदा होगा। सबसे पहला स्टेप, सेलेक्ट द टॉपिक वाइजली। ये इसलिए है क्योंकि आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 2 टॉपिक्स आते हैं ना, तो आपने से 2 में से एक सेलेक्ट करना होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। While selecting a topic for writing, choose the one that generates more ideas in your mind. Brainstorm करना क्या है, brainstorm करना है, and gather as many relevant words and points as possible. The topic for which you can recall more ideas will be easier and more suitable to write about. आप कहेंगे सर ये तो हमें पहले से पता था कि जाहिर है जब 2 हमारे पास टॉपिक होंगे तो हमें दोनों को देख के जिस पे लगेगा कि इस पे हम ज़्यादा लिख सकते हैं तो हम उस पे ही लिखेंगे। ज़ाहिर है इसमें तो, इसमें कोई क्या रॉकेट साइंस थी, आपको हमें ऐसी चीज़ बताएं जो डिफरेंट हो, नहीं। आपने करना ये है कि सबसे पहले जो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ऐसे लिखने के लिए यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। ऑर्गेनाइज से मुराद ये है कि आपने जब ऐसे के दोनों टॉपिक्स को पढ़ा तो एक दफ़ा अपने जहन में, या अगर आप पेंसिल लेके अपनी बेशक ई शीट के ऊपर, जो सॉरी आपकी जो आंसर शीट होगी उस पर साइड पे कहीं ना इतने से बॉक्स के अंदर ना वर्ड्स लिख लें। मैंने यहाँ पे आपके आसानी के लिए बनाया। लेट्स सपोज हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स रीडिंग, ये टॉपिक आपके पेपर में आ गया, और दूसरा आता है डेमोक्रेसी। अब हो सकता है आपकी पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, लेकिन मैं इन दोनों का अगर कंपैरिजन करूं तो कहता हूँ यार इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स पे मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ, मुझे लगता है। सो लेट्स गैदर सम वर्ड्स। डेमोक्रेसी जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में पॉलिटिक्स आती है, आपके जहन में पॉलिटिशियंस आते हैं, आपके जहन में जो है वोटिंग सिस्टम आता होगा, करप्शन भी कहीं ना कहीं आती होगी, क्योंकि पता नहीं क्यों हम करप्शन को सिर्फ सियासतदानों से जोड़ते हैं, हालांकि टीचर्स भी करप्ट होते हैं, और हर बंदा जो अपनी पोजीशन का मिसयूज करता है वो करप्ट है, ठीक है। लेकिन बहरहाल हमने उसको उसका कनेक्ट किया हुआ। तो आपके पास 5, मेरे जहन में तो 6-7 वर्ड्स आ रहे हैं, मुझे तो कुछ और जहन में नहीं आ रहा। लेकिन मैं अगर बुक्स की बात करूं तो बुक्स से मेरे जहन में आ जाएगा जनाब नॉलेज आ जाएगा, ठीक है, और बुक से मेरे पास जो है वो सक्सेस आ सकता है। मैंने बहरहाल ये आपके लिए कुछ बना दिया, तो आपने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप दोनों टॉपिक्स पे लिख सकते हैं तो आपने एक लिस्ट बनानी है। लेट्स सपोज एक टॉपिक पे आपके पास 15 वर्ड्स आ रहे हैं और 15 पॉइंट्स आ रहे हैं, और दूसरे पे आपके पास 10 आ रहे हैं, तो गो विद द वन जिसके आपको 15 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इट सीम्स वेरी सिंपल एंड सीम्स वेरी बेसिक थिंग, लेकिन आपने जब इस पे एक प्रॉपर तरीके से सिर्फ 1 से 2 मिनट इस पे लगा दिए तो वो वर्ड्स आपके सामने मौजूद होंगे, और आउटलाइन जो फेडरल बोर्ड की तरफ से दी गई है वो आपके सामने मौजूद होगी। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को और उस आउटलाइन को यूज करके जब आप लिखेंगे तो आप लिखते लिखते आपके पास जो मेरे ख्याल से वो वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी, लेकिन आपके पास अभी भी लिखने के लिए कुछ और होगा, ठीक है। तो आपने इसको पहले स्टेप को बहुत ध्यान से और बड़े वाइजली आपने चूज करना है। सेकेंड, बिफोर राइटिंग मेक अ 30-second आउटलाइन। वैसे आपके पेपर में आउटलाइन ऑलरेडी बनी होती है, ठीक है, आपके पेपर में आउटलाइन बनी है, उस आउटलाइन को खुदारा पढ़ लीजिएगा। मुझे पढ़ाते हुए 13 साल हो गए, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते होंगे कि वो पढ़ते होंगे ये क्वेश्चन नंबर फलां है, ये ऐसे राइटिंग पे है, हाँ हमें तो पता ही ऐसे राइटिंग पे है। वो क्या करते होंगे, ये टॉपिक है, चलो ये टॉपिक है, चलो इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स रीडिंग पे इस पे लिखना शुरू कर दो। ओ भाई, फेडरल बोर्ड ने जो यहाँ पे आउटलाइंस दी हैं उसको थोड़ा सा पढ़ लो, उसको अगर आप 2-3 दफा पढ़ लो तो आपको वहां से पॉइंट्स जनरेट होंगे। और मैंने आपको फेडरल बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस बता दी कि यू आर बाउंड टू यूज दोज। बाउंड में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ, थोड़ा स्किप हो भी जाए तो इतना कोई उसको मैच करके नहीं देखेगा, लेकिन जब आपको आउटलाइन दी गई है तो वो तो आपकी हेल्प के लिए है, आप उसको लाजमी 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 यूज करें, ठीक है। तो आपने इंट्रो में क्या लिखना है, लेट सपोज आपने यहाँ से 15 वर्ड्स इकट्ठे कर लिए। अब इन 15 में से आपको लगता है कि यार दीज 3-4 वर्ड्स ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, या 3-4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आई शुड स्टार्ट विद दिस पॉइंट या दीज पॉइंट्स। तो इंट्रो में कौन से आपने आइडियाज लिखने हैं, कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, बॉडी के जो आपने 3 पैराग्राफ लिखने हैं, तो 3 पैराग्राफ में आपने कौन कौन से आइडियाज को, लेट सपोज मैं कहता हूँ ये मैंने बॉडी के लिए यूज करने, ये मैंने भी बॉडी के, और ये 3 बॉडी के लिए यूज करने, ये मैं कंक्लूजन में यूज कर लूंगा, और ये मैं इंट्रो में यूज कर लूंगा, ठीक है। आप इस तरीके से थोड़ी सी वर्किंग करेंगे जो 3 से 4 मिनट की आपकी वर्किंग होगी, और उसके बाद ये वही चीज आती है कि आपने अपने आप को सबसे पहले क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, करके देखिए, अगर मुझे बताइएगा कि सर आपने जो बताया था वो वैसे ही बताया था या उसका मुझे फायदा हुआ था। दिस प्रिवेंट्स इररेलेवेंट राइटिंग एंड सेव्स टाइम्स इन, ये आपका टाइम बचा रहा है।
देखने में तो ये आपके 4 से 5 मिनट ले रहे हैं ना, ठीक है, 4 से 5 मिनट आपके ले रहे हैं, लेकिन जब आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, अपने आप को समझा दिया कि स्टार्टिंग में मुझे ये लिखना है, मिड में मुझे ये लिखना है, एंड पे मुझे ये लिखना है और मुझे इन इन आइडियाज के साथ जाना है। लेट्स सपोज मेरे पास 15 आइडियाज है, मुझे 10 लिखने हैं, तो आप 10 बेस्ट उसमें से करेंगे। तो जो इररेलेवेंट राइटिंग है, इररेलेवेंट जब आप प्लानिंग नहीं करते और आप लिखने बैठते हो, तो थोड़ी देर के बाद ना, 5 मिनट के बाद आपको लगता है यार मैं तो सब कुछ लिख दिए, अब क्या लिखूं, फिर आप सोच सोच के लिख रहे हैं। तो अगर बच्चे ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, तो फिर आप देखेंगे उसका पेन रुकेगा ही नहीं, वो फिर लिखता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थर्ड पॉइंट है थिंक इन द ICE फॉर्मूला। वैसे हम जैसे घर के नंबर लिखते हैं ना, मोबाइल पे सेव करते हैं, तो हम उसके आगे ICE लिखते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो पता चल जाता है कि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो तो इस नंबर पे कॉल करनी है। पर ICE, आई का मतलब इंट्रोडक्शन है, सी का मतलब कंटेंट है, ई का मतलब एंडिंग है। वेरी बेसिक। आपको पता है कि अगर मैं पूरे के पूरे ऐसे को आपके 3 हिस्सों में डिवाइड करूं, तो एक आपका इंट्रोडक्शन का पोर्शन होता है, एक आपका दरमियान में बॉडी है जिसमें 2 से 3 पैराग्राफ हो सकते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस लेवल को लिखा जा रहा है। ठीक है, ये हमारा इंट्रो पार्ट हो जाएगा और एंड पे हमारी कंक्लूजन हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता है। टॉपिक क्या है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस पे आपने इंट्रोडक्शन में बात कर ली। आपने इंट्रोडक्शन के पोर्शन में अपने टॉपिक को खोलना नहीं है, अपने टॉपिक पे बहुत डिटेल्ड डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपने टॉपिक को सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो भी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आपने अपने टॉपिक से जो है वो उसको बयान तो करना है, लेकिन उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना। ठीक है, पहले ही पैराग्राफ में आप एग्जांपल्स देना शुरू कर दें। अगर पोल्यूशन पे है तो किसी शहर की या किसी मुल्क की या इस तरह की चीज़ों की एग्जांपल देना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करते आपने। सिर्फ अगर लेट सपोज पोल्यूशन पे, तो आप पोल्यूशन को डिफाइन कर देंगे, पोल्यूशन होती क्या है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इस टॉपिक पे या कोई भी टॉपिक है जैसे, तो उस पर बात करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, या हॉट टॉपिक है जो भी। देन आपका जो कंटेंट है, जो आपकी बॉडी है, उसमें आपके पास 3 पैराग्राफ होंगे। उसको फिर डिटेल में जब आप जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उस पर आर्गूमेंट देंगे, उस पर आप एग्जांपल्स देंगे, उसके एडवांटेजेस बताएंगे, उसके डिसएडवांटेजेस बताएंगे। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बताएंगे। अगर आप उसमें कुछ स्टैट्स डालना चाहते हैं, कोई नंबर फिगर डालना चाहते हैं किसी रिसर्च का, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप इस पोर्शन में कर सकते हैं। ठीक है, और एंडिंग में आपने सम अप करना है, और आपने बेसिकली जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी, जो आपने इनिशियल लिखा होगा, उसी को सम अप करना है यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, उसको रिफ्रेज करना है। गिव अ फाइनल थॉट। ठीक है, तो आखिरी 1-2 लाइनों में, 1-2 सेंटेंस में आप एक फाइनल थॉट दे सकते हैं। यू नो दिस कंस्ट्रक्शन वेरी वेल। इफ दीज 3 आर क्लियर, योर एसे इज ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड। अब देखें ना, जैसे हमने कहा था कि लेट मी, ये इस पॉइंट को अपने जहन में रखिएगा। अगर आपकी ये 3 चीजें ही अगर आपकी क्लियर है ना, आपको पता है कि आपने पेपर में लिखा है और आप उसमें से निकाल सकते हैं कि हाँ, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, दिस इज द कंटेंट बॉडी पार्ट, एंड दिस इज द एंडिंग पार्ट, एंड दिस इज वेल स्ट्रक्चर्ड। बाकी एलिमेंट्स को हम बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब है कि आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और आपका ऐसे जो है वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, अब वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है स्ट्रक्चर के एतबार से, बिल्कुल ठीक है। अब उसमें वर्ड्स का चुनाव और किस तरीके से उसको कोहेरेंस और कोहेरेंट बनाइए, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे। अच्छा जी, ब्रेक टाइम नहीं हुआ। आप ये ना सोचना कि अभी सर ने यहाँ पे ब्रेक देनी है, हम बर्गर खाने जाएंगे। ठीक है, ये एक पिक्चर मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा आपके साथ में शेयर कर दूं। पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ, आपने टॉपिक सेंटेंस है, या आप थीसिस स्टेटमेंट कह दें, या इंट्रोडक्शन कह दें, हम यहाँ पे इसको इंट्रोडक्शन कह देते हैं। ठीक है, ये आपकी जो है वो बॉडी होगी, और ये आपका एंड पे जो है वो एंडिंग यानी कि कंक्लूजन वाला पोर्शन हो गया। तो दिस इज हाउ। अब सिंगल पैटी खाएंगे, डबल पैटी खाना चाहते हैं, ठीक है, ये आप पे है। बहरहाल जी, फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, जो हमारी टेक्निक है, दैट इज यूज द फनल इंट्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, फनल इंट्रोडक्शन में क्या होगा। फनल अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको इसकी चौड़ाई ज्यादा नजर आ रही है, फिर आहिस्ते से कम हो रही है, एंड पे जो है वो सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट ब्रॉड, जनरल आइडिया। ठीक है, मतलब आपने जो अभी जैसे हमने पीछे बात की थी कि आप जब इंट्रोडक्शन देंगे, तो इंट्रोडक्शन में यू आर नॉट सपोज टू ओपन द होल स्टोरी। सारी की सारी बातें आपने एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब कुछ नहीं कर देना होता, आपने जनरली बात करनी होती है, एक जनरल आइडिया देना होता है, एक जनरल पर्सपेक्टिव देना होता है। आगे जब जैसे ही आप आगे जाएंगे तो स्पेसिफिक इश्यूज पे, ठीक है, आप अगर पोल्यूशन पे आपका ऐसे आ रहा है, तो आप सेकंड थर्ड पैराग्राफ में उसकी टाइप्स बता सकते हैं, और उसके कॉजेज बता सकते हैं, उसके जो है वो ये सारी की सारी किस चीज़ों से, किन चीज़ों से जो है वो पोल्यूशन हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। ठीक है, मजीद उसको नैरो डाउन करेंगे आप। एंड विद थीसिस स्टेटमेंट, योर मेन आर्गुमेंट, जो कि आप जैसे आपने स्टार्ट किया था उसी पे आपने एंड करना है, और उसी को आपने पॉइंट आउट करना है। उस पर अगर आप सजेशंस देना चाहते हैं, और एंडिंग एक लाइन के साथ आप उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सो यूज द फनल इंट्रोडक्शन। आपका जो इंट्रोडक्शन है, बेसिकली दिस इज नॉट द कंक्लूजन पार्ट, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात हो रही है बेसिकली।
ठीक है, एंडिंग में बता रहा था कि मतलब आप जैसे पैराग्राफ है या इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है उसको आप, थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है? थीसिस बेसिकली वो स्टेटमेंट होती है जो डायरेक्टली आप पॉइंट आउट करती है आपकी एसे को, आपके टॉपिक को, सॉरी, ठीक है, आपका टॉपिक जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, दिस वाज द टॉपिक, कि अगर आपको जस्टिस लेट मिलेगी, ये 2012 में मेरा ऐसे आया था पेपर में, तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड कि आप जितनी देर से आपको जस्टिस मिलेगी तो वो ना होने के बराबर है, डिले होगी तो उसका फायदा कोई नहीं है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द स्टेटमेंट जो जस्टिस के बारे में थी या इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस के बारे में थे और टाइमली जस्टिस के बारे में थे। अगर आपको अदल मिल रहा है लेकिन टाइम पे मिल रहा है तो दैट मैटर्स बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट। तो आपने ब्रॉड स्टार्ट किया, थोड़ा सा नैरो डाउन करके उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो फिफ्थ पोर्शन है दैट इज वन पैराग्राफ वन आइडिया। आई होप कि आपको ये पता होगा कि अगर आप पैराग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा पैराग्राफ बनाया, उसके बाद आपने तीन, तो एक पैराग्राफ में लेट सपोज आप किसी भी टॉपिक की, जैसे पोल्यूशन की बात करें तो आप इसकी एडवांटेजेस बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आके आप इसकी डिसएडवांटेजेस बताएंगे और तीसरे पैराग्राफ में आपको तीसरा पर्सपेक्टिव देंगे, ठीक है। तो एक पैराग्राफ के अंदर आपने एक बात की, दूसरे पैराग्राफ के अंदर दो बातें की। हो सकता है आप एडवांटेजेस ज्यादा लिखना चाहते हैं तो आप एडवांटेजेस के दो पैराग्राफ बना सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। जो हमने ऐसे लिखे उसमें हमने ऐसे ही किया, ठीक है। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस, मेन आइडिया, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, फैक्ट, लिंक बैक टू द टॉपिक। ये अगर किसी बच्चे को ये बात समझ आ जाए तो उसके लिए बहुत काम की चीज है कि जब आप किसी भी पैराग्राफ को लिखते हैं तो पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है, ठीक है, एक तो वो उससे तो मिलती ही मिलती है और कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए भी एक मौका फराहम कर रही होती है, ठीक है, उसके साथ लिंक्ड होती है, ठीक है। अच्छा जी, फॉलो द पील टेक्निक फॉर बॉडी पैराग्राफ। ये तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया और ये तो एक जनरल सी चीज थी कि हमने वो एक पैराग्राफ जो है वो एक पॉइंट को डिस्कस करेगा। अगर हम अब बात करें बॉडी पैराग्राफ्स की तो आपने पील टेक्निक को, पील, पी फॉर पॉइंट, ई फॉर एक्सप्लेनेशन, देन ई फॉर एग्जाम्पल, देन एल फॉर लिंक। इसका मतलब क्या है? हम पोल्यूशन की एग्जांपल ले रहे थे, तो सबसे पहले लेट सपोज एक आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, उस पैराग्राफ को आप लिख रहे हैं पोल्यूशन की, लेट सपोज रीजंस, कॉजेज, कॉजेज पे आप बात करें, तो सबसे जो स्टार्ट होगा वो आपका पी फॉर पॉइंट होगा कि आपका पॉइंट क्या है, बेसिकली आप इस एक पैराग्राफ में क्या बताना जा रहे हो, ठीक है। तो आप उसकी रीजन स्टार्ट करेंगे कि हम इसकी रीजन बताने जा रहे हैं, उन रीजंस को आप एक्सप्लेन करेंगे और उसकी एग्जांपल्स लिखेंगे। अगर आपके पास कोई स्टैट है, कोई डाटा है किसी मुल्क का, किसी साइंटिस्ट की कोई रिसर्च है तो वो आप बता सकते हैं और फिर उसी पॉइंट को आपने दोबारा से रेफर बैक करके उस पॉइंट के साथ लिंक करना है, ठीक है। ये एग्जांपल है फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल को आप लिंक करेंगे उसके साथ, ठीक है। दिस शोज दैट पोल्यूशन इज, ठीक है, हॉट टॉपिक है, पोल्यूशन जो है वो उसके ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ठीक है, पोल्यूशन की वजह से या फला मुल्क में इतनी डेथ्स हुई तो उसकी वजह से। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मेरे जहन में मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। हमारे यहाँ जब भी पोल्यूशन का टॉपिक आता है, करप्शन का टॉपिक आता है, नेपोटिज्म का टॉपिक आता है, जॉबरी का टॉपिक आता है, तो बच्चे पाकिस्तान की एग्जाम्पल तो लाजमी देते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि वहाँ पे जो आपके पेपर में टॉपिक आया है वो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन आया है, नॉट पोल्यूशन इन पाकिस्तान आया है। पोल्यूशन की एग्जाम्पल देखनी है तो जनरली बात कर सकते हैं आप, लाजमी, हाँ एग्जाम्पल में आप कोट कर सकते हैं, लेकिन वाई ऑलवेज पाकिस्तान? इंडिया में भी तो इतनी ज़्यादा गंदगी, इंडिया में तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा बांग्लादेश में है, इसके अलावा बाकी बहुत सारी कंट्रीज हैं, अ, बाकी भी जगहों पे, अमेरिका में बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत गंदे एरियाज हैं। अब हर गलत चीज़ को, हर नेगेटिव चीज़ को पाकिस्तान से ना जोड़ा करें। एक तो वो मेरा पेट्रियाटिक जज्बा जाग जाता है। एक था बच्चे ने पेपर में पाकिस्तान की एग्जाम्पल ली, मैंने कहा यार ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर तुमने कोट कर लिया, लेकिन वाई ऑलवेज पाकिस्तान? तो आपने अच्छी चीज़ों को पाकिस्तान से जोड़ें, लेकिन जो थोड़ी नेगेटिव चीज़ें उनको, अगर जनरली है, अगर पोल्यूशन इन पाकिस्तान है तो फिर तो लिखना ही ऑब्वियसली वैसे ही है ना, करप्शन इन पाकिस्तान है तो फिर तो पाकिस्तान के बारे में लिखना है, लेकिन हर बुरी चीज़ को पाकिस्तान से ना जोड़ा करें। सेवंथ हमारा जो पॉइंट है दैट इज यूज क्लियर पैराग्राफ काउंट। कैसे? इंट्रोडक्शन आपके पेपर के परस्पेक्टिव से, क्योंकि जो एसएससी और एचएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपने एक ही पैराग्राफ लिखना है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर द इंट्रोडक्शन। उसको थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, और बॉडी पैराग्राफ 3 से 4, इससे ज्यादा ना लिखें आप, क्योंकि आपने अपनी वर्ड लिमिट के अंदर रहना है, ठीक है। उससे ज्यादा अगर आप लिखेंगे, वर्ड लिमिट आपकी क्या है, 250 टू 300, बहुत पिद्दा सा आपका ऐसे बनता है, छोटा सा ऐसे बनता है, और कंक्लूजन आपका एक पैराग्राफ मोर देन इनफ। इसी को आपने बेहतर करना है, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे।
Signpost your ideas. Use linking words to guide the reader. Firstly, moreover, however, on the other hand, therefore, in conclusion, this shows logical flow and maturity in writing. Coherence and cohesion, जैसे हमने पहले कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं जब पेपर बच्चों के चेक करता हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखता हूँ. और जो जो स्टूडेंट्स मुझसे रेगुलरली पढ़ते हैं तो वो जब मोर ओवर ये इस तरह के वर्ड्स लिखते हैं, ट्रांसलेट डिवाइस लिखते हैं, तो वो उसको फिर ब्लैक पेन से या मार्कर से लिखते हैं हाईलाइट करने के लिए, ताकि सर को नजर आ जाए कि हमने लिखा हुआ बीच में. बहुत अच्छी बात है. ठीक है, आपने बाज़ दफ़े चीज़ें हाईलाइट करके दिखानी होती हैं. 9th पॉइंट है कंक्लूजन का. हम बॉडी पैराग्राफ पे बात कर चुके हैं. मिरर ऑफ इंट्रोडक्शन. अगेन जो कंक्लूजन है उसमें आपने कुछ नया नहीं करना होता. ठीक है, नो न्यू आइडियाज इन कंक्लूजन. कोई नई बात नहीं करनी है आपने रीस्टेट द थीसिस. वो जो आपने स्टार्ट में बात की थी, लेकिन उसको आपने डिफरेंट वर्ड्स के साथ. ठीक है, जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है उसी पे आपने बात करनी है. और सारे का सारा जो ऐसे आप लिख चुके हैं ना, उसी पूरे को समराइज करें. कुछ उस पूरे के पूरे ऐसे के पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट जो आपके जहन में, उसको आपने समराइज करना. आप समरी राइटिंग जानते हैं कैसे करते हैं. ठीक है. एंड विद द होप. आप करप्शन पे बात कर रहे हैं, आप पोल्यूशन पे बात करें, लेकिन आप एक होपफुल सेंटेंस के साथ करें. बड़ा एक पॉजिटिव आपका मैसेज आता है आपकी तरफ से. ठीक है, कोई सजेशन दे सकते हैं आप, या वार्न कर सकते हैं कि इफ दिस इशू इज नॉट निप्ड इन द बर्ड, या नॉट कंट्रोल. बेसिकली अगर उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना किया गया तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं. ठीक है. तो अच्छा, कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस अगर आप यूज कर लें, ज्यादा यूज नहीं करने, वो बड़ा एक आर्टिफिशियल सा कैसे लगता है. तो कुछ इडियम्स जैसे आप, मैंने कह दिया कि इन अ नट शेल, जैसे आपने टू कंक्लूड कह सकते हैं, इन अ नट शेल भी कह सकते हैं. ठीक है. इफ दिस इशू इज नॉट निप्ड इन द बर्ड. तो इस तरह की जो है, अगर इस पे कंट्रोल ना पाएगा, अगर पाया गया, कंट्रोल ना किया गया, तो इट विल स्प्रेड लाइक एन एपिडेमिक, लाइक अ बुश फायर. तो इस तरह के वर्ड्स ना, एपिडेमिक या बुश फायर, ये बड़े अच्छे वर्ड्स हैं. मैंने आपको 3-4 वर्ड्स बता दिए. तो आप कुछ भी इडियम, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं करना. ओवरली यूज इसका जो है वो आपका बड़ा अनरियल सा, बड़ा आर्टिफिशियल सा बना देगा. सो दीज आर द 9 पॉइंट्स. इसके बाद भी है, लेकिन मैं आपको दोबारा से एक दफा रिवाइज करवा दूं. सेलेक्टिंग द टॉपिक वाइजली. बिफोर राइटिंग मेक अ 30-second आउटलाइन. थिंक इन द ICE फॉर्मूला. ये तो एक जनरल सी बात होगी. यूज द फनल फॉर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपने फनल टेक्निक यूज करनी है. और ये भी जनरल सी बात है. फॉलो द पील टेक्निक फॉर बॉडी पैराग्राफ. पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल एंड लिंक. अगर लेट सपोज किसी बच्चों की एग्जाम्पल नहीं मिल रही तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है. ठीक है, आप PEL पेल कर देना, फिर वो फ्रिज वाला नहीं है, वो कर देना आप. यूज क्लियर पैराग्राफ काउंट. ये भी जनरल बात है. और सपोर्ट योर आइडियाज यूजिंग, ये तो माय पर्सनल फेवरेट, या आपने ट्रांसलेट डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है. और कंक्लूजन जो है, कोई नई चीज आप उसमें नहीं करेंगे, बल्कि उसी को आप समराइज करेंगे. दिस इज हाउ, एंड दिस इज द बेसिक, द परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे. और इसके बाद जी एक मॉडल ऐसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ. अब दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा जो मैं आपके साथ डिस्कस पहले मैंने नहीं किया. अब वो बच्चे जो चाहते हैं कि हमारे 97-98 मार्क्स आए, मैक्सिमम मार्क्स आए. वैसे 97 का तो अब एक मेरी स्टूडेंट का हो गया, उसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया. देखते हैं 98 कौन लेते हैं इस बार. तो बहरहाल, तो आपने, अगर ये आपका टारगेट है कि 95 प्लस मुझे मार्क्स लेने हैं, तो आपको फिर डिफरेंट टॉपिक्स पे 15-20 टॉपिक्स सेलेक्ट करके उनके ऊपर आपने कुछ ना कुछ 2-3 आसान से कोटेशंस को याद करना है. कोटेशंस आपकी चीज में एक बहुत बड़ा फ्लेवर ऐड कर देंगे. ठीक है, पता चलेगा कि बच्चा जो है वो सिर्फ जो है वो लकीर का फकीर नहीं है, बल्कि इसकी रीडिंग इतनी एक्सटेंसिव है कि इसने बुक के बाहर से भी कुछ चीजें याद की हुई हैं. बहरहाल, ये हमारा जो ऐसे था, ये आया हुआ था मॉडल पेपर में, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात तो हो रही है, लेकिन उसके यूजेस की बात हो रही है, उसके अब्यूजेस की बात हो रही है. बेसिकली उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है. यूजेस से मुराद जाहिर है जो इस्तेमाल में होती हैं, जिससे हमें फायदा होता है. तो अब ये दोनों एस्पेक्ट्स को आपने लेके चलना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी ईदर द बेस्ट और द वर्स्ट थिंग एवर टू हैपन टू ह्यूमैनिटी. अब ये मैंने इसको इसलिए यहाँ पे किया, यहाँ पे दोनों चीजें बिल्कुल स्टार्ट में ही जो बिल्कुल उसके साथ जो है वो मैच करती है, मैंने यहाँ पे कर दिया, ताकि अब जब कोई राइटर, कोई एग्जामिनर आपका ये फर्स्ट लाइन ही पढ़ेगा तो कहेगा इस बच्चे ने बिल्कुल टू द पॉइंट बात लिखी है. ठीक है. Now, artificial intelligence has emerged as one of the most influential technologies of the modern age. बिल्कुल जनरल बात की गई है. कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, हाँ, अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं
जिसको आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट लाइन से उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, करप्शन क्या होती है, पोल्यूशन क्या होती है, बल्कि डेफिनेशन आपको याद करनी चाहिए। एक आपको डेफिनेशन याद करनी चाहिए, वन लाइन डेफिनेशन सिंपलेस्ट वर्डिंग में, और एक आपको कोटेशन याद करनी है। ठीक है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी। अब ये आगे इसकी डेफिनेशन आपने देखा, डेफिनेशन से मुराद एग्जैक्टली कोई नहीं, आप उसको अपने लफ्ज में डिफाइन कर सकते हैं। स्टार्ट जनरल हुआ, ठीक है, जैसे हमने कहा था कि हम फनल को यूज करेंगे, एक ब्रॉड सा आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आहिस्ते से आप उसको नैरो डाउन करके उसको, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म टास्क्स दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज थिंकिंग, लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब ये इसकी कितनी खूबसूरती से डेफिनेशन लिखी, जो बिल्कुल मेरे ख्याल में हर बच्चा, इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं, और हर बच्चा इसको रिफ्रेज कर सकता है, खुद से बना सकता है, वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के उसकी जो है डेफिनेशन बना सकता है। While AI has brought remarkable benefits to society, its misuse has also created serious concerns. खूबसूरती देखें कि ये सिर्फ तीन सेंटेंसेस हैं। तीन सेंटेंसेस में भी while AI has brought remarkable benefits and its misuses has also created serious concerns. देखें, दोनों चीजों की बात हो, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पे था। एक ही पैराग्राफ के अंदर खूबसूरती के साथ एक जनरल लाइन, एक स्पेसिफिक नैरो डाउन करके उसकी डेफिनेशन कर दी, और थर्ड, दिस इज बेसिकली द थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट आपने उस पैराग्राफ के एंड पे लिखी। ठीक है, जो फनल है, फनल के एंड पे आपने ये दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट। तो आपने जनरली स्टार्ट करके उसको बिल्कुल नैरो डाउन करके उस टॉपिक पे लेके आए जो आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक है, जिस पे आप जो है वो ऐसे लिखने जा रहे हो। वन ऑफ द मेजर यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। AI powered tools help students learn at their own pace, provide instant feedback and make learning more इंटरेक्टिव। सॉरी, ठीक है, तो आपने यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात की, जो आपका पहला पॉइंट था, आप उसके बेनिफिट्स की बात करें, आपने एजुकेशन की बात की, और यहाँ पे एजुकेशन की आपने एग्जांपल भी दे दी। ठीक है, इन हेल्थ केयर AI assists doctors in diagnosing diseases, analyzing medical reports and performing robotic surgeries with high accuracy। और यहाँ पे मेडिकल उसकी भी बात कर दी। कहाँ पे इसको अंडरलाइन करना है? ठीक है, एक ही पैराग्राफ, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि एक पैराग्राफ में एडवांटेजेस लिखें तो दो तीन भी लिख सकते हैं, और दूसरे पैराग्राफ में भी। अब देखें, क्योंकि मोर ओवर से स्टार्ट हुआ है ना, मजीद ये के, इसका मतलब है कि वही थॉट लेके चल रहे हैं। अब मजीद ये के क्या है कि आप नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बता सकते। जब एडिशनली या मोर ओवर इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही बताएगी। यहाँ पे इसने उसकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के उसे दो पैराग्राफ बनाए। मोर ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, banking and transportation. Automated systems improve efficiency, reduce human error and save time। उसके फायदे बताए जा रहे हैं। Intelligent traffic system and online banking services are practical examples of how AI has made daily life more convenient। कैसे वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली, however along with its advantages, देखो इसका कितना बड़ा फर्क पड़ता है। आपने ये भी ट्रांसलेशन डिवाइस से स्टार्ट हुआ, ये भी ट्रांसलेशन डिवाइस से स्टार्ट हुआ। ठीक है, artificial intelligence also has several abuses। Over dependence on AI can weaken human creativity and critical thinking। Many people trust AI generated information without verification, which may lead to misinformation। Furthermore, मजीद ये कि अब ये नेगेटिव पॉइंट में पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। The replacement of human labor by machines causes unemployment and economic imbalance। Very few lines, very few expressions, कोई मुश्किल वर्ड नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज डन, क्योंकि दिस इज वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन कर दी। इन कंक्लूजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ पावरफुल टूल दैट कैन ग्रेटली बेनिफिट ह्यूमैनिटी इफ यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, ऑल्दो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन एजुकेशन, हेल्थ के, देखिए वही चीजें दोबारा से आ रही है ना, उसी को रिफ्रेश किया गया। इट्स मिसयूजेस कैन क्रिएट सीरियस सोशल एंड एथनिक प्रॉब्लम्स। एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों चीजें बता दी। ठीक है, जनरली स्टार्ट किया और उसको बता दिया। दिस इज हाउ फनल आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। देयरफॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड एथिकल गाइडलाइंस आर एसेंशियल टू इंश्योर दैट एआई सर्व्स ह्यूमन प्रोग्रेस रादर देन बिकमिंग अ थ्रेट। तो ये बताया कि किस तरीके से उसको यूज करना चाहिए, काइंड ऑफ सजेशन है। Artificial intelligence is a powerful tool, but it must be guided by human values। स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे या टेक्नोलॉजी पे बात है और आप स्टीफन हॉकिंग की एग्जांपल देंगे, उसकी कोई
मतलब लाइक आपने कोई बात कोट की तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मुताबिकत खाती हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत छोटा ऐसे नहीं है, ये तकरीबन 290 समथिंग वर्ड्स हैं, बनते हैं, ठीक है? 290 अब 250 टू 300 वर्ड्स होते हैं, ठीक है? तो आप देखें कि ये दिखने में कम है, कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, लेकिन इस तरह के ऐसे पे आप जो है वो अच्छे खासे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऐसे राइटिंग। चीज़ें तो और भी बहुत सारी हैं, ये आपके साथ मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुके हैं, 40 मिनट की वीडियो तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो आई होप कि आपको ऐसे राइटिंग की टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स और उसके रॉकेट साइंस पता चल गई होगी। अब इसको सुनने के बाद इस पे काम करेंगे आप। डिफरेंट एसेज आप याद भी कर सकते हैं। याद करने से मुराद ये है कि ना लॉट, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको रट्टा मारें या उसको रोट मेमोराइजेशन करें, लेकिन डिफरेंट एसेज याद करने के बाद ना आपका एक एक्सपोजर, आपको आपको पता चलता है कि डिफरेंट 4-5 एसेज आपने याद किए, तो आप किस तरह ऐसे को स्टार्ट किया जाता है, क्या उसका स्टाइल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज एसेज एक आपका एनालिसिस डेवलप हो जाता है ना, तो आप एक न्यू टॉपिक पे आते हैं, आप उस पर लिख पाते हैं, ठीक है? एसेज याद कर सकते हैं तो याद कर लें, बहुत अच्छी बात है। और बच्चों में क्वेश्चन होता है कि सर पेपर में किस तरह के एसेज आते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे राइटिंग की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।